नमस्कार दोस्तों, कुलदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम MPPSC पेपर 2 की यूनिट 4 को कवर कर रहे हैं कम्प्लीटली, जो कि भारत के राजनीतिक विचारक है। इस संबंध में हम कौटिल्य जी को पढ़ चुके हैं और महात्मा गांधी जी को भी हम क्लास 1 में पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम महात्मा गांधी जी के आगे के विचार पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में थोड़ा सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कि हम पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। कि हमने महात्मा गांधी जी का एवोल्यूशन अर्थात महात्मा गांधी जी के शुरुआती जीवन को जाना कि किस प्रकार उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकार संबंधित आंदोलन को चलाया 1893 से लेके 1914 तक। उसके बाद वो भारत आ गए 1915 में और 1947 तक हमने महात्मा गांधी जी के द्वारा जो विचारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए, जो थ्योरीज दी गई राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, उन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ने के क्रम में हम डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम उनके सत्याग्रह के विचार, जो कोई सत्याग्रह का विचार सबसे पहले अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा अपनाया गया, अंग्रेजों द्वारा जो नस्ली भेदभाव चलाया जा रहा था, उसके संबंध में महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का विचार प्रस्तुत किया गया कि हम सत्याग्रह के माध्यम से अर्थात अहिंसा के माध्यम से सत्याग्रह को चलाएंगे। और इसी संबंध में महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह को सत्याग्रह के कुछ प्रमुख तरीके बताए गए। सबसे पहले असहयोग, बहिष्कार, अनशन या उपवास, हिजरत, सविनय अवज्ञा, हड़ताल। सबसे पहले असहयोग को देखें तो महात्मा गांधी जी के द्वारा सबसे पहले 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग के अंतर्गत साधारण शब्दों में समझें हम तो सामान्य रूप से असहयोग किसी भी कानून के प्रति असहयोग, किसी भी राजकीय आदेश जो कि गैर कानूनी है उसके प्रति असहयोग जाहिर किया जाता है। बहिष्कार को देखें तो बहिष्कार का मतलब होता है कि एकदम तटाक्ष, एकदम बिल्कुल सत्याग्रह का सबसे प्रबल अस्त्र महात्मा गांधी जी के द्वारा बहिष्कार को बताया गया। सत्याग्रह का सबसे प्रबल अस्त्र इसका उदाहरण हम बहिष्कार का उदाहरण स्वदेशी आंदोलन के द्वारा देखते हैं। जब विदेशी वस्तुओं से, विदेश से आयातित वस्तुओं को जला दिया गया, उस संबंध में हम बहिष्कार को देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो बहिष्कार को अपनाया गया। अनशन या उपवास के अंतर्गत महात्मा गांधी जी बताते हैं कि अनशन या उपवास का मूल मकसद आत्मशुद्धि, अनशन या उपवास का मूल मकसद आत्मशुद्धि या अत्याचारी या शोषण करने वाला है उसका हृदय परिवर्तन। अनशन का उपवास का प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में किया गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आता है 1932 का पूना पैक्ट के दौरान, जो उन्होंने आम रण अनशन अपनाया और उसके तहत पूना पैक्ट हुआ महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। हिजरत इस्लामिक परंपरा से लिया गया है। हिजरत में क्या था कि जब जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे तो मक्का में रह रहे थे, तो वहाँ पर उनकी हत्या करने की साजिश रची गई। तो उसमें क्या किया पैगंबर मोहम्मद जी के द्वारा, वो मदीना चले गए। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, हिजरत का मतलब स्वेच्छा से ही ऐसे स्थान को छोड़ देना जहाँ पर शोषण किया जा रहा है, जहाँ पर आपका शोषण है, उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ का विरोध करने के लिए स्वेच्छा से उस स्थान को छोड़ देना। सविनय अवज्ञा में महात्मा गांधी जी बताते हैं कि विनम्रतापूर्वक कानून की अवहेलना करना। 1930 में हम देखते हैं दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा सांकेतिक रूप से नमक बनाया गया। चूंकि उस समय नमक बनाना गैर कानूनी था, महात्मा गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक बनाकर सविनय अवज्ञा मतलब विनम्रतापूर्वक सरकारी राज्याज्ञा का अवहेलना करी, विनम्रतापूर्वक। और सबसे आखिर में आता है हड़ताल के संबंध में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हड़ताल
अपनी जायज़ मांगों को मनाने के लिए और अस्थायी समय के लिए होती है। जो हमारी जायज़ मांगें हैं उसको मनवाने के लिए जो सरकार द्वारा हमारी मांगें नहीं मानी जा रही हैं, उनको मनवाने के लिए अस्थायी तौर पर हम कहें तो व्यापार की बंदी कहेंगे, धंधा बंद करना कहेंगे, व्यापार धंधा बंद करना। लेकिन इसी संबंध में महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि हड़तालें लगातार या कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, उनमें विराम होना चाहिए। अगर हम लगातार कंटिन्यूस हड़तालें करेंगे तो हड़ताल का प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि उससे नकारात्मक प्रभाव दिखने लगेंगे। हमने समझा महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह कितने तरीकों से किया जा सकता है? असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया, बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन के द्वारा हमने इसको देखते हैं, अनशन या उपवास, हिजरत, सविनय अवज्ञा और हड़ताल। अब वन बाय वन एक एक करके जो महात्मा गांधी जी के इन विचारों को हम और अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सत्याग्रह के विचार किस तरीके से आया, सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी जी क्या संकल्पनाएं प्रस्तुत करते हैं, तो देखते हैं। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि सत्य की विजय हेतु, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि सत्य की विजय हेतु अहिंसा के माध्यम से किया गया नैतिक व आध्यात्मिक संघर्ष। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा आप। सत्य की विजय होती है, विजय किसकी करनी है? सत्य की। सत्य क्या है? मानवाधिकार, शोषण के विरुद्ध, समानता की प्राप्ति, स्वतंत्रता की प्राप्ति, बंधुत्व का स्थापना। तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? सत्य की विजय हेतु अहिंसा के माध्यम से नैतिक व आध्यात्मिक संघर्ष। अहिंसा, हिंसा नहीं होना चाहिए। हिंसा का तो हमने महात्मा गांधी जी की पहली क्लास पार्ट 1 में देखा कि महात्मा गांधी जी किस प्रकार हिंसा से प्राप्त हुए स्वराज्य को नकारते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अगर स्वराज्य चाहिए तो मैं स्वराज्य से पहले तरजीह अहिंसा को दूंगा। अहिंसात्मक तरीके से प्राप्त हुए स्वराज्य को ही महात्मा गांधी जायज ठहराते हैं। इसी संबंध में महात्मा कहते हैं कि नैतिक व आध्यात्मिक संघर्ष सत्याग्रह कहलाता है। अब इस सत्याग्रह के क्रम में क्या करता है? एक सत्याग्रही स्वयं को कष्ट में डालता है। जो अत्याचार कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, स्वयं को कष्ट में डालता है ताकि जो पापी है उसमें हृदय परिवर्तन किया सके। पार्ट 1 में देखा महात्मा गांधी जी को मानव स्वभाव पर जो विचार महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किए। महात्मा गांधी जी मानते हैं कि मानव मूलतः मानव जब मानव को अंतरात्मा का ज्ञान होता है या जब वो अपनी अंतरात्मा की बात सुनता है तो वो हिंसक नहीं रह सकता, वो अहिंसक हो जाता है। उसमें हृदय परिवर्तन होना सुनिश्चित है, निश्चित है। इसीलिए क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी कि स्वयं को कष्ट में डालकर पापी को हृदय परिवर्तन करना है। इसी को सत्याग्रह कहते हैं। ताकि सत्याग्रह समाज में परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन लाने और शोषण व अत्याचार को समाप्त करने का संघर्ष और समाधान हेतु उचित मार्ग प्रस्तुत करता है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जो व्यक्ति सत्याग्रह को अपनाता है वो उसकी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। पहले भी हमने देखा, पहले वीडियो महात्मा गांधी जी के पहली क्लास में, कि वो अहिंसा को अपनाने वाले को सूरवीर कह रहे हैं महात्मा गांधी जी। अहिंसा को अपनाने वाले को महात्मा गांधी जी सूरवीर बोलते हैं कि जो अहिंसा को अपनाता है वो असली वीर है। हिंसा तो जानवरों का गुण है। इसी संबंध में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, दृढ़ इच्छा शक्ति, त्याग और बलिदान, ये तो सत्याग्रही की एक मूल गुण है। ये तो होना ही चाहिए सत्याग्रही के अंतर्गत अंदर। अब बात करते हैं सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध की। अभी हमने सत्याग्रह को जाना, अब हम सत्याग्रह और जो अरविंदो घोष के द्वारा दिया गया निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत है उनकी तुलना कर लेते हैं। 3 मार्कर में आ सकता है। तो सबसे पहले सत्याग्रह का विचार महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया, वहीं निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार अरविंदो घोष के द्वारा दिया गया। अब आप शब्द से देख पा रहे होंगे, एक में सत्य का आग्रह है, सत्य की प्राप्ति है, और दूसरे में निष्क्रिय प्रतिरोध। सकारात्मक रूप में सत्याग्रह में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं होती, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या होता है कि नकारात्मक रूप से विरोध करना है, अर्थात हिंसा संभव है। सत्याग्रह में सकारात्मक रूप से विरोध किया जाता है, इसलिए हिंसा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जबकि दूसरी ओर देखें तो निष्क्रिय प्रतिरोध में नकारात्मक रूप से विरोध करना शामिल है, इसलिए हिंसा संभव है। क्या कहें, निष्क्रिय प्रतिरोध में। जब तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, तो जो निष्क्रिय प्रतिरोध है वो राजनीतिक
निष्क्रिय प्रतिरोध राजनीतिक परिवर्तन का कारक है, निष्क्रिय प्रतिरोध। वहीं दूसरी ओर हम सत्याग्रह को देखें तो सत्याग्रह नैतिक व आध्यात्मिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों की उन्नति का माध्यम है। अब जब सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में चौथा अंतर देखें तो निष्क्रिय प्रतिरोध में चूंकि हिंसा हो रही है इसलिए उसमें रचनात्मक कार्यों का कोई स्थान नहीं है, रचनात्मक कार्य कोई स्थान नहीं है। वहीं दूसरी ओर सत्याग्रह के अंतर्गत महात्मा गांधी जी रचनात्मक कार्यों जैसे कि प्रतिरोध, सत्याग्रह, स्वदेशी, इन सभी बातों को डिस्कस करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए। अब डिस्कस करते हैं कि जो असहयोग का जो विचार प्रस्तुत किया महात्मा गांधी जी ने, अभी हमने देखा सत्याग्रह। अब सत्याग्रह के अंतर्गत असहयोग किस प्रकार से करना है, तो असहयोग को महात्मा गांधी जी दो अर्थों में परिभाषित करते हैं, एक तो नकारात्मक अर्थ, एक सकारात्मक। नकारात्मक रूप से आशा है कि सहयोग ना करना, असहयोग कि भाई हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, आप जो गलत नीतियां अपना रहे हैं उसमें हम सहयोग नहीं करेंगे। और सकारात्मक अर्थ में है कि स्वावलंबी बनने के लिए, सकारात्मक अर्थ में स्वावलंबी बनने के लिए कार्य करना। और ऐसे कैसे कार्य करना, रचनात्मक कार्यों में सहयोग करना। अभी रचनात्मक कार्य किस प्रकार के हो सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देना, स्वदेशी का समर्थन करना, स्वदेशी संस्थानों को प्रोत्साहित करना, लोकतंत्र, बंधुत्व, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करना, स्वदेशी माल का सेवन करना, विदेशी माल का प्रतिकार करना, ये सभी असहयोग के अंतर्गत महात्मा गांधी ने डिस्कस किया। अब आती है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा में हमने शुरुआत में देखा विनम्रता पूर्वक किसी शोषणकारी कानून का पालन न करना। महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रतीक के तौर पर नमक को बनाया गया, कानून का उल्लंघन किया, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसीलिए इसमें महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जानबूझकर सार्वजनिक रूप से अन्यायपूर्ण विधि का उल्लंघन करना। अब विधि का उल्लंघन करने की बात महात्मा गांधी जी कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक शर्त भी जोड़ रहे हैं कि जो अन्यायपूर्ण विधि का उल्लंघन हो रहा है वो सामुदायिक हित के लिए होना चाहिए, ना कि निजी हित के लिए। इसका प्रयोग व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों में हो सकता है, लेकिन सामूहिक हित मतलब सबका हित होना चाहिए, भले ही ये व्यक्तिगत स्तर पर किया जाए या सामूहिक स्तर पर किया जाए। अब आगे डिस्कस करते हैं जो महात्मा गांधी जी के सविनय अवज्ञा, असहयोग, सत्याग्रह के विचार थे, उनसे कौन कौन लोग जो महत्वपूर्ण बड़ी हस्तियां विश्व प्रसिद्ध हस्तियां रहीं, कौन कौन इससे प्रभावित रहे। सबसे पहला नाम आता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर यूएसए अर्थात अमेरिका में मानवाधिकारों से संबंधित बहुत बड़े नेता रहे। इन्होंने अहिंसा असहयोग की नीति अपनाई और अपने अधिकारों, मानवाधिकारों, जो ब्लैक लोग थे, काले लोग थे, उन अपने अधिकारों को प्राप्त किया। बर्ट्रांड रसेल, नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को देखें तो लंबा शोषण किया गया काले लोगों का दक्षिण अफ्रीका में, उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया, लेकिन नेल्सन मंडेला 35 साल जेल में रहने के बाद भी अहिंसात्मक तरीके को अपनाया उन्होंने। माइकल शूमाकर पर्यावरणविद रहे हैं, ये भी महात्मा गांधी जी की विचारधारा को फॉलो करते हैं पर्यावरण से संबंधित। अब हम देखें, आगे चलते हैं। आपने देखा महात्मा गांधी जी की हमने पहली क्लास में डिस्कस किया कि किस प्रकार महात्मा गांधी जी आत्मानुभूति के लिए आत्मशुद्धि आवश्यक बताते हैं, और आत्मशुद्धि के लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी ने पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया था। अब महात्मा गांधी जी के हम राज्य से संबंधित विचारों को डिस्कस करते हैं कि एक राज्य, स्टेट, पॉलिटिकल साइंस में हमने पिछली क्लास में बताया कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत स्टेट, एक राष्ट्र को स्टेट या राज्य के तौर पर बार बार डिस्कस किया जाता है, नेशन या फिर अदर चीज़ें नहीं बोली जाती हैं। इसलिए स्टेट का संबंधित यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से नहीं है, एक देश से है।
तो महात्मा गांधी जी का जो इस राज्य के संबंध में विचार है वो अराजकतावादी, शांतिवादी, दार्शनिक अराजकतावादी, अर्थात वो एक राज्य को आत्मरहित मशीन मानते हैं। महात्मा गांधी जी का मानना है कि एक राज्य आत्मरहित मशीन है, वो नैतिक मूल्यों पर आघात करता है मनुष्य के, और मूलभूत दुर्गुण माना है, मानव के जो नैतिक मूल्यों पर आघात करता है और एक आवश्यक दुर्गुण है। मतलब राज्य की आवश्यकता है, लेकिन साथ में यह भी बताते हैं महात्मा गांधी जी कि वो मानव के नैतिक मूल्यों पर आघात करता है। फिर इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रही और अहिंसात्मक सत्याग्रह के क्रम में एक व्यक्ति सत्याग्रही बनता है, अहिंसात्मक नैतिक व्यक्ति जब राज्य के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी तो राज्य की आवश्यकता क्या है, क्योंकि सत्याग्रह और अहिंसा अगर इंसान के अंदर आ गई तो उसको किसी बाहरी नैतिक बल, बाहरी दबाव की आवश्यकता नहीं है नैतिकता के पालन के लिए। ये महात्मा गांधी जी का राज्य पर विचार उन्होंने प्रस्तुत किए। अब स्वराज्य की संकल्पना। राज्य पर हमने देखा महात्मा गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी हैं, मतलब राज्य को आवश्यक मानते हैं, लेकिन साथ ही राज्य को आत्मरहित मशीन भी कहते हैं। अब आते हैं उनकी स्वराज्य की क्या कल्पना रही। जो स्वराज्य का विचार है वो कहाँ से आया उनके मन में, तो ये मूलतः उपनिषदों से लिया गया है, और इसका जिक्र सबसे पहले वो अपनी पुस्तक हिंद स्वराज जो कि 1915 में उन्होंने लिखी उसमें जिक्र करते हैं। अब स्वराज की संकल्पना क्या है, तो जब आत्मनियंत्रण और आत्म संयम के माध्यम से जब व्यक्ति स्वयं पर शासन करना, आत्मनियंत्रण और आत्म संयम के माध्यम से स्वयं पर शासन करना। महात्मा गांधी जी की स्वराज की संकल्पना काफी बृहद है, काफी ब्रॉड सेंस लिए हुए है, ध्यान से समझिए। आत्मनियंत्रण और आत्म संयम के माध्यम से स्वयं पर शासन, ना कि सभी प्रतिबंधों से स्वतंत्रता। युक्ति युक्त प्रतिबंध रहेंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, लेकिन आत्मनियंत्रण और आत्म संयम के आधार पर ही स्वयं पर शासन करना है। सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए स्वराज के अंतर्गत, सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। और ये लाखों जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके लिए पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता है। महात्मा गांधी का स्वराज जो लाखों मेहनत कश हैं उनके लिए पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता है। सामाजिक न्याय संवेदनशील वर्गों के लिए अच्छे जीवन की गारंटी है। जो सामाजिक न्याय संवेदनशील वर्गों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं महात्मा गांधी जी, वो उसके लिए एक स्वराज्य एक अच्छे जीवन की गारंटी है। सामाजिक स्वराज से महात्मा गांधी जी का मतलब है कि हैसियत का समानीकरण। अभी श्रम की महत्ता को महात्मा गांधी जी ने जो श्रम की महत्ता स्थापित की उसको हम डिस्कस करेंगे। उसी संबंध में महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि हैसियत का समानीकरण होना चाहिए। किसी का कार्य छोटा बड़ा नहीं है, कार्यों में अंतर है, कार्यों की प्रकृति में अंतर है, लेकिन हर किसी का कार्य समाज में और देश में एक योगदान रखता है। राजनीतिक स्वराज से महात्मा गांधी जी का मतलब लोगों के जीवन का सर्वांगीण विकास। ये ध्यान रखिएगा, राजनीतिक स्वराज से महात्मा गांधी जी का मतलब है कि जब तक लोगों के जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं होगा स्वराज्य स्थापित नहीं हो सकता। ये हमने महात्मा गांधी जी के स्वराज संबंधी विचार जाने। अगर 5 मार्कर 3 मार्कर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आता है तो अपन लिख सकते हैं आराम से। अब आते हैं जो ग्राम स्वराज। महात्मा गांधी जी के राज्य पर विचार जाने हमने, राज्य के बाद स्वराज्य पर जाने कि स्वराज्य स्वयं के द्वारा नैतिक और आध्यात्मिक बल पर के आधार पर किए जाने वाला स्वयं पर शासन। अब जानते हैं ग्राम स्वराज। राज्य सबसे पहले उन्होंने देश की संकल्पना प्रस्तुत की कि देश की संकल्पना प्रस्तुत की, फिर देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के स्वराज्यों की क्या अहमियत है देश के लिए, इसको डिस्कस किया। अब ग्राम स्वराज की बात आती है कि जो बेसिक यूनिट है देश की, ग्राम, गांव, वहां पर स्वराज कैसे स्थापित हो। तो वो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि महासागरीय व्रत का सिद्धांत। महासागरीय व्रत का सिद्धांत बोले तो कि जब हम पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो जो तरंगें निकलती हैं वो इस तरीके से निकलती हैं। ये हमने पत्थर फेंका तो तरंगें चारों तरफ फैलती हैं, मतलब पत्थर की गतिज ऊर्जा सभी दिशाओं में ऊर्जा को प्रतिस्थापित करती है, सभी दिशाओं में। इसे कहते हैं तरंग सिद्धांत। तो महात्मा गांधी जी इसी सिद्धांत को
राजनीति में अप्लाई करते हुए ग्राम स्वराज्य में संकल्पनाएं बताते हैं कि इसी प्रकार ग्राम होना चाहिए। मतलब देश की जो शासन का विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली है, तो इसमें महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो शक्ति का, जो देश की शक्ति का स्तंभ है, जो मूल बिंदु है, वो एक व्यक्ति होना चाहिए, एक ग्राम होना चाहिए, और उससे फिर बढ़ते क्रम में ऊपर शासन होना चाहिए, ना कि केंद्रीकृत। ये विकेंद्रीकृत शासन है, मतलब विकेंद्र से बाहर की ओर बढ़ रहा है। वही केंद्रीकृत शासन क्या होगा, जिसमें ऊपर से केंद्र की ओर, मतलब केंद्र ऊपर से सत्ता थोपी जाए, बाहर की तरफ पावर हो, और विकेंद्रीकृत होना चाहिए। इसी संबंध में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि ग्राम स्वराज का उनका सिद्धांत महासागरीय सिद्धांत पर आधारित है, विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली है। इसकी मूलभूत इकाई ग्राम को माना है महात्मा गांधी जी ने। अब ग्राम में स्वराज, ग्राम स्वराज स्थापित कैसे हो, तो इसमें लोकतांत्रिक प्रणाली भी होनी चाहिए। तो ग्राम स्वराज महात्मा गांधी जी के विचारों में पूर्णतः गणतंत्रात्मक है, क्योंकि चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रतिवर्ष हर वर्ष निर्वाचित पंचायत की बात करते हैं महात्मा गांधी जी, और इसी पंचायत के द्वारा, जो निर्वाचित पंचायत होगी, उनके द्वारा गांव के प्रबंधन कार्य, सड़क निर्माण, अन्य कार्य, ये सभी कार्य उस ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाएंगे। और महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज का मकसद है नीचे से विकास। विकास ग्राम से होना चाहिए, ग्राम से होते हुए जिला, प्रदेश और देश। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि विकास नीचे से होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं देश की बहुसंख्यक आबादी लगभग 80% आबादी अभी भी, 70% आबादी लगभग अभी भी गांव में ही रहती है। देश की आत्मा ग्रामों में बसती है, और जब यहाँ पर आर्थिक उन्नति होगी, सामाजिक उन्नति होगी, राजनीतिक उन्नति होगी, लोग स्वावलंबी होंगे, लोग स्वदेशी बनेंगे, तो देश अपने आप, जब देश की प्रत्येक यूनिट स्वावलंबी हो जाएगी, आर्थिक उन्नत हो जाएगी, तो पूरा देश ऑटोमेटिक आर्थिक रूप से उन्नत हो जाएगा। ये महात्मा गांधी जी की ग्राम स्वराज्य की संकल्पना है। अब आते हैं संसदीय लोकतंत्र पर। सभी हमने राज्य पर जाना महात्मा गांधी जी के विचार, कि राज्य के ऊपर क्या विचार हैं, फिर स्वराज्य के ऊपर क्या विचार हैं, फिर ग्राम स्वराज्य के ऊपर क्या विचार हैं। अब आते हैं संसदीय लोकतंत्र, जो कि वर्तमान प्रणाली भारत में अपनाई गई है। तो संसदीय लोकतंत्र के संबंध में महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि वो स्वराज्य किस्म के लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। स्वराज्य किस्म का लोकतंत्र, स्वराज्य को हमने देखा, मतलब स्वराज्य मूल शब्द होना चाहिए। स्वराज्य महात्मा गांधी के विचारों में स्वराज्य कोर है किसी भी शासन का। स्वराज्य हो सकता है कि हमारे लोग शासन करें, लेकिन अनैतिक शासन करें, जिसमें लोगों का सामाजिक आर्थिक कल्याण ही ना हो, केवल कुछ लोगों का ही कल्याण हो। महात्मा गांधी जी इसकी भी आलोचना करते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र के संबंध में वो स्वराज्य किस्म के लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, और जो कि प्रचलित संसदीय लोकतंत्र में अविश्वास मानते महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसकी तुलना जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसकी तुलना वो वैश्या से तुलना करते हुए, वैश्या से बांझ या वैश्या से करते हैं। वो कहते हैं कि जो संसदीय लोकतंत्र है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो बांझ महिलाओं की तरह है। संसदीय लोकतंत्र की आलोचना करते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज्य किस्म का लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। और लोकतंत्र, असल में लोकतंत्र, अब संसदीय हटा दें तो लोकतंत्र पर क्या विचार है, तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि लोकतंत्र प्रत्येक की उपस्थिति दर्ज कराने का परावर्तक और विचारात्मक कार्य है। लोकतंत्र में हम देखते हैं प्रत्येक आदमी, प्रत्येक एक 18 वर्ष से उम्र का व्यक्ति वोट डालता है, तो क्या करता है, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा होता है, विचारात्मक तरीके, अपने विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ा रहा होता है कि हमको हमारे ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को जो आगे बढ़ाएगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि वास्तविक लोकतंत्र वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए सोचना सिखाया जाता है। हर व्यक्ति अपने लिए सोचे, अपने विचारों के अनुकूल अपने प्रतिनिधि को चुने। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि ये लोकतंत्र है, असली लोकतंत्र है, और वयस्क मताधिकार का समर्थन करते हैं। ग्राम स्वराज में देखा महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि हर ग्राम में निर्वाचित लोगों की ग्राम सभा होना चाहिए, मतलब चुने हुए लोग। इसी संबंध में महात्मा गांधी जी वयस्क मताधिकार का समर्थन कर रहे हैं।
संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की, लेकिन वास्तविक लोकतंत्र वो स्वराज्य किस्म के लोकतंत्र, स्वराज्य किस्म के लोकतंत्र, मतलब हमारे देश के अनुकूल शासन होना चाहिए। किसी दूसरे देश से आयातित या खरीदी हुई या नकल की हुई व्यवस्था हमारे देश के लिए सूट नहीं रहेगी। अब आते हैं, हमने राज्य पर महात्मा गांधी जी के विचारों को जाना, पंच महाव्रत सिद्धांतों को समझा, जो आत्मानुभूति आत्मशुद्धि के लिए अति आवश्यक महात्मा गांधी जी द्वारा बताए गए। अब जो व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो 7 पाप की संकल्पना दी गई, ये 7 पाप या तो पेपर में इंडिविजुअली भी पूछे जा सकते हैं 5 मार्कर में कि महात्मा गांधी जी के 7 पाप की संकल्पना बताइए और लिखिए, या फिर 11 मार्कर में ही पूछे जा सकते हैं। इनमें अब सभी को आपको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, या 3 मार्कर में ही पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो महात्मा गांधी की जो 7 पाप की अवधारणा है वो क्या कब दी गई? 1925 में जो यंग इंडिया लिखा जाता था उनके द्वारा, उसमें वो 7 पाप की संकल्पना का जिक्र करते हैं, 7 पाप की संकल्पना प्रतिपादित करते हैं। अब 7 पाप कौन 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 से हैं? तो सबसे पहले आता है बिना काम के धन। महात्मा गांधी जी कहते हैं, यही बिना काम के धन में महात्मा गांधी जी श्रम की महत्ता स्थापित करते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत श्रम करना चाहिए। बिना काम के धन के संबंध में कोई काम नहीं किया लेकिन धन अर्जन कर रहे हैं, उसको महात्मा गांधी जी अनैतिक कहते हैं। दूसरा है अंतःकरण विहीन सुख। अंतःकरण विहीन कहें तो विवेक के बिना सुख, विवेक के बिना कहें तो अंतर आत्मा की अभाव, आत्मा ही नहीं है और सुखी हैं। मतलब किसी को लूट ले रहे हैं, सुखी हैं, किसी को कष्ट पहुंचा के सुखी हैं। तो महात्मा गांधी जी इसको भी पाप मानते हैं। अब आते हैं चरित्र के बिना ज्ञान पर। चरित्र, कैरेक्टरलेस, मतलब ज्ञान है, ज्ञान भरपूर है लेकिन चरित्र नहीं है, कैरेक्टर नहीं है। महात्मा गांधी जी इसको पाप की संकल्पना देते हैं। बेस्ट उदाहरण देखें इसका कि चरित्र के बिना ज्ञान का, तो ओसामा बिन लादेन। चरित्र के बिना ज्ञान का सबसे बेस्ट उदाहरण जान प्रतीत होता है ओसामा बिन लादेन। जैसा कि हम जानते हैं, ओसामा बिन लादेन के द्वारा अमेरिका पर बम हमला किया गया। ओसामा बिन लादेन पेशे से इंजीनियर था, बहुत एजुकेटेड था, लेकिन चरित्र का अभाव था। ज्ञान तो था, इंजीनियर था, लेकिन चरित्र का अभाव था। और एक कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन ज्ञान उसको कहां ले गया? एक आतंकवादी बना दिया। एक आतंकवादी, मतलब पूरी मानवता के लिए खतरा। महात्मा गांधी जी चरित्र के बिना ज्ञान को पाप की संकल्पना देते हैं। नैतिकता विहीन वाणिज्य, मतलब नैतिकता नहीं है, नैतिकता नहीं है लेकिन व्यापार कर रहे हैं। हम देखते हैं कि लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो जाती है। जहरीली शराब से मौत हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि नैतिकता ही नहीं है। व्यापार कर रहे हैं, शराब बना रहे हैं, लेकिन नैतिकता नहीं है। अरे शराब बना रहे हो, कम से कम शराब तो बना दो, जहर तो मत बनाओ। ऐसे व्यापारी जो बिल्कुल डिफाल्टर बोले तो कि जो बैंक से लोन ले रहे हैं किसी काम के लिए और काम कर रहे हैं किसी दूसरा और फर्जी तरीके से पैसा खा जा रहे हैं। नीरव मोदी, नैतिकता ही नहीं है, गरीबों का पैसा खा गए। नीरव मोदी ने बैंकों से लोन लिया और बैंक में पैसा कौन जमा करता है? गरीब, आम आदमी, और इसका पैसा खा गया, गलत तरीके से उपयोग किया। नैतिकता ही नहीं है। व्यापार कर रहे हैं लेकिन नैतिकता नहीं है, नैतिकता का अभाव है। महात्मा गांधी जी कहते हैं नैतिकता विहीन वाणिज्य पाप, 100% पाप। ऐसे लोगों को पापी की श्रेणी में डालते हैं। मानवता के बिना ज्ञान,
चरित्र के बिना ज्ञान को देखा हमने किस तरीके से, जब कैरेक्टर नहीं होता, जब कैरेक्टर का अभाव होता है एक व्यक्ति के अंदर, तो वो किस प्रकार से ज्ञान का दुरुपयोग करता है और आतंकवादी बन जाता है। ये अपने आप में क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, दैनिक जीवन को उदाहरण देते हुए और भी लिख सकते हैं अपन। अब आते हैं मानवता के बिना ज्ञान, विज्ञान, मानवता, एक और है मानवता। मानवता बोले तो मानव सभ्यता के विकास के लिए, मानवों के हित के लिए कार्य करना, और दूसरी तरफ है विज्ञान। विज्ञान का मूल मकसद मानवता का हित रहा है। मानवों ने विज्ञान को इजाद किया, विज्ञान ने मानव को इजाद नहीं किया, मानवता से विज्ञान आया है। अब अगर किसी में मानवता का यह अभाव हो जाए तो विज्ञान विनाश बन जाएगा, विनाश। और इसका उदाहरण हम देखते हैं 1988 में। हम देखते हैं 1988 में इराक के अंदर एक नरसंहार होता है, जिसको कि हालाब्जा मैसेकेयर, हालाब्जा नरसंहार 1988 में हम देखते हैं कि इराक के जो उत्तरी इलाके में रहने वाले कुर्द लोग थे, कुर्द, उनके ऊपर रासायनिक हमला किया गया, मस्टर्ड गैस, स्टायरिन गैस का हमला किया गया। हालाब्जा नरसंहार, हजारों की तादाद में बच्चे, महिलाएं, कुर्द लोग मारे गए। मानवता का अभाव, विज्ञान तो था, रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल मानवता की अनुपस्थिति को दर्शाता है कि किस प्रकार विज्ञान का दुरुपयोग किया। त्याग के बिना धर्म, मतलब लोग धार्मिक हैं, दिन रात अल्लाहू अकबर, जय श्री राम, अपने धर्म के लोग बातें कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन त्याग नहीं कर रहे हैं, अपने अहंकार का त्याग नहीं कर रहे हैं, असमानता का त्याग नहीं कर रहे हैं, और बिना सिद्धांत की राजनीति। सबसे आखिरी में महात्मा गांधी जी कहते हैं 7वें नंबर का पाप, बिना सिद्धांत की राजनीति। बिना सिद्धांत की राजनीति अर्थात बिना तरीका लोटा, अर्थात जिसका कोई ठिकाना नहीं, बिना तरीका लोटा, अल्टू राम पलटू राम, आज यहां तो कल वहां, कोई सिद्धांत नहीं। वर्तमान दौर में देखते हैं कि यह सबसे बड़ा समस्या का कारण है कि बिना सिद्धांत, आज तो उस पार्टी में, कल उस पार्टी में पहुंच जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा 7 पाप की अवधारणा जो दी गई, हमने समझा अच्छे तरीके से। अब हम आगे आते हैं, तो जो सर्वधर्म संभाव और धर्मनिरपेक्षता, दोनों के दोनों, सर्वधर्म संभाव महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया, धर्मनिरपेक्षता एक सेक्युलरिज्म, एक पश्चिमी विचारधारा है, पश्चिमी सोच है, वो अलग है। उस भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता को अलग तरीके से अपनाया गया, लेकिन सर्वधर्म संभाव और धर्मनिरपेक्षता के बीच में महात्मा गांधी जी ने जो अंतर किया, उसको देखें तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि सर्वधर्म संभाव का मतलब है कि सभी धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सभी धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। मतलब महात्मा गांधी जी कहते हैं कि सभी धर्म, चूंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा बताया गया कि सभी धर्मों के कोर वैल्यूज सेम हैं, तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि सभी धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या अंतर धार्मिक सहिष्णुता, मतलब एक दूसरे के धर्म के प्रति, एक दूसरे के धार्मिक रिवाजों, परंपराओं, संस्कृति के प्रति सहिष्णु होना। जबकि धर्मनिरपेक्षता के बारे में महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से काफी आगे जाता है। मतलब धर्मनिरपेक्षता में एक राज्य, धर्मनिरपेक्षता में एक राज्य भारत के संदर्भ में धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि छुआछूत के संबंध में, छुआछूत, पर्दा प्रथा,
3 तलाक। महात्मा गांधी जी ने जो सर्वधर्म समभाव का जो विचार दिया वो सभी धर्मों के प्रति समान भाव, जबकि धर्मनिरपेक्षता का क्या है कि धर्म में हस्तक्षेप भी कर सकता है। महात्मा गांधी जी द्वारा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की आलोचना की गई, समर्थन नहीं किया गया, ये उनके विचार थे। वो सर्वधर्म समभाव को ज्यादा अच्छा विचार मानते थे। आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि महात्मा गांधी की जो सत्याग्रह, महात्मा गांधी की जो सत्याग्रह के विचार क्या थे, सत्याग्रह के विचारों को जाना किन किन तरीके से होता है। उसके बाद हमने देखा कि राज्य, स्वराज्य, लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था और ग्राम स्वराज, उस पर विचारों को जाना। और आखिरी में हमने देखा कि सर्वधर्म समभाव और जो 7 पाप की अवधारणा है महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई, उन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अभी महात्मा गांधी जी को हमने पूरा डिस्कस नहीं किया है, अभी बहुत सारे टॉपिक महात्मा गांधी जी पर डिस्कस करना बाकी हैं। ये सभी टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो हमारी क्लास को लाइक करें, हमारी यूट्यूब चैनल कुलदीप क्लासेस को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।